नमस्ते किसान मित्रों। स्वागत है आप सबका एबीएस के एक और नए टेक्निकल वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कामलिया और आज हम देखेंगे कि आइडियल हाउसिंग सिस्टम कैसा होता है। जो नए किसान मित्र है, जो नया नया डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, उसके मन में एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि हम हाउसिंग कैसे बनाए, उसमें हम किस किस पहलू का ध्यान रखें। तो आज हम वही देखेंगे कि हम अपना एनिमल के लिए हाउसिंग सिस्टम बना रहे होते हैं, तो हमें कौन कौन से पहलू को, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे आप सब जानते हैं, जब हम अपना घर बनाते हैं तभी हम जो जो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही चीज़ों का ख्याल हमें जब हम हमारे एनिमल का फार्म बना रहे हैं तभी रखना चाहिए। पहला है तो कि हम जो हमारा फार्म है उसको ग्रुप में डिवाइड कर दे कि ये जो है फोडर का ग्रुप है, ये जो है एनिमल हाउसिंग का ग्रुप है, ये जो है वो हमारे लिए यानी कि लेबर्स हैं, कोई भी ऑफिस हैं, उसके बिल्डिंग्स हैं, तो इस ग्रुप में हम डिवाइड कर दे। और उसके बाद इस लेआउट में हम ड्रॉ करेंगे हम जो रोड है वो कहाँ कहाँ जाएगी और कहाँ कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम का पूरा निकाल होगा। और सबसे अहम है कि हम पूरे ही हमारी जो लैंड है उसको प्लॉट में डिवाइड कर दें। प्लॉट में डिवाइड करने के बाद हम तय करें कि हम कितने एनिमल रखने वाले हैं, कितनी बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं। और मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि जब भी हम हमारा एनिमल का फार्म स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें कम एनिमल से ही स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक ही साथ में 100 150 एनिमल ला दे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ज़्यादा एनिमल ले आते हैं तो उसकी वजह से पहले तो हम जब एनिमल हस्बेंड्री में जाते हैं तो हमें पूरी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, किस तरह से एनिमल प्रोडक्शन काम करता है, किस तरह से उसका रिप्रोडक्शन होता है और किस तरह से हमें मिल्क मिलेगा। तो सबसे पहले हमें कम एनिमल से स्टार्ट करना होगा और उसके बाद जैसे जैसे उसमें एनिमल ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, जैसे जैसे हमें रिटर्न मिलता है उसी तरह हमें उसमें एनिमल प्लस प्लस करते जाना चाहिए, तभी हम एक सस्टेनेबल एनिमल फार्म बना सकते हैं। भी हम प्लान करते हैं कि हमें नया एनिमल फार्म खोलना है, तो हमें उसके पहले कि हमारी जो लैंड है वो कहाँ पे है। ऐसा ना हो कि हमारी लैंड कोई नीची जगह पे हो, तो क्या होता है जब मॉनसून आता है तो उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है और हमारे एनिमल्स में जो वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, जो पानी के थ्रू डिजीज फैलता है, वो होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी हमें चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पास कितना कैपिटल है, क्योंकि जितना कैपिटल होगा उसी तरह से हमें हमारे एनिमल की जो भी कंस्ट्रक्शन है उसका प्लान करना चाहिए। और उसके बाद कि हम कितना हर्ड करेंगे, हम 10 एनिमल लाएंगे तो उसमें कितने मिल्किंग होंगे, कहाँ से एनिमल लाएंगे। और सबसे अहम जो हर किसान मित्र को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने फार्म में लेबर सेविंग डिवाइस का यूज़ करें। यानी कि जहाँ जहाँ हम लेबर यूज़ करते हैं, आप देखते ही हो, आपको पता ही है कि अभी टाइम में लेबर मिलना वो बहुत ही कॉस्टली हो गया है। तो जब हम फार्म बनाते हैं तभी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम लेबर यूज़ हो सके ऐसे डिवाइस का यूज़ करें, तो हमारा फार्म ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और इसमें फोडर का भी ध्यान रखना चाहिए कि फोडर कंजर्वेशन का भी एक प्रिंसिपल है कि जितना भी हमारा एनिमल के लिए जितने ज़्यादा एनिमल होंगे उतना ज़्यादा फोडर लगेगा। तो फोडर हम कहाँ से लाएंगे, फोडर की प्लानिंग, तो ये चीज़ें हमें पहले ध्यान रखनी चाहिए। और जो हमारा फार्म है उसका सुपरविज़न करना पड़ेगा। और सुपरविज़न करने के बाद हमें उसमें सुपरवाइज़र भी रखना पड़ेगा कि जो हमारे फार्म के ऑपरेशन को मॉनिटर करे। तो ये चीज़ें हैं जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन है तो हम अ, उसमें जो हमारी ये ज़मीन है उसमें कितने कितने प्लॉटिंग में उसको डिवाइड कर सकती है और कितने प्लॉटिंग में कितनी लैंड हमें एक्वायर करनी है। मतलब कि देखो हम हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाने के लिए और रोड के लिए हम 100 एकड़ में से 8 एकड़ अलॉट करेंगे। और उसके बाद फोडर कल्टीवेशन, क्योंकि एनिमल के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली होता है वो फोडर ही होता है। करीब करीब जो एनिमल का पूरा खर्च है उसमें से 60% कॉस्ट जो होता है वो फोडर में जाता है। तो हमें फोडर के लिए 80 एकड़ लैंड का एक्विजिशन, मतलब 80 एकड़ लैंड हमें फोडर प्रोडक्शन में देनी होगी। और उसके बाद हमें 8
एकड़ जो ज़मीन है वो हमें पास्चर में देनी होगी, कि जहाँ पे हम जो हमारा मेन्यूर है, एनिमल को भी रख सके कहीं कभी कभी जगह पे, और मेन्यूर को भी वहाँ पे इकट्ठा कर सके। और कैश क्रॉप है, क्योंकि हमें हमारी लैंड 100 एकड़ है, तो उसमें से 4 एकड़ हमें कैश क्रॉप में जानी चाहिए, कि जिसमें से हम सीजनेबल क्रॉप ले पाए और एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है वैसे ये जो डायग्राम है, इस डेयरी फार्म में 3 तरह से बिल्डिंग को डिवाइड किया गया है, 3 तरह से लैंड को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कि हम एनिमल के लिए हाउसिंग, और अदर है वो फार्म बिल्डिंग जहाँ पे लेबर भी रह सकते हैं, फार्म की ऑफिस भी हो गई। और तीसरा जो है कि डेयरी बिल्डिंग, मतलब जहाँ पे हमें एनिमल को रखने वाले हैं, वो डेयरी की बिल्डिंग हो गई। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे जो हैं वो फॉडर प्रोडक्शन के लिए प्लॉट अलॉट किए गए हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है वो फॉडर प्रोडक्शन है डेयरी फार्मिंग। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेरे मुझे 100 एनिमल के एक डेयरी फार्म खोलना है, तो मेरे उसमें कितने एनिमल कैसे लाने चाहिए। तो सबसे पहले किसान मित्रों खास ध्यान आप रखना इस बारे में कि हमें 100 एनिमल का फार्म स्टार्ट करना है, मिल्क एनिमल का। तो उसमें हमें 75 काव ऐसी लानी होगी जो मिल्किंग में है, यानी कि 1/4 ऑफ टोटल काव पॉपुलेशन। और जो उसमें हमें ड्राई और प्रेग्नेंट काव 25 लानी होगी, 1/3 ऑफ मिल्च काव। और इसमें प्रेग्नेंट हीफर जो 2 से 3 साल के बीच में है वो हमें 20 रखनी होगी। और जो ब्रीडिंग हीफर है 1 से 2 साल में, कि जिसका अभी ब्रीडिंग होने वाला है, उस वैसी हमें 25 एनिमल रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इतनी एनिमल की स्ट्रेंथ करेंगे तभी हमें पर डे 100 एनिमल का मिल्क अवेलेबल रहेगा। तो आप खास ध्यान रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 100 एनिमल का मिल्किंग फार्म खोलना है तो हम 100 एनिमल ही लाए, क्योंकि उसमें से कई एनिमल ऐसे होंगे जो अभी ब्रीडिंग में होंगे, कई एनिमल ऐसे होंगे जो प्रेग्नेंट होंगे, और कई एनिमल ऐसे होंगे जो ड्राई पीरियड में होंगे। तो हम खास ध्यान रखें कि जब भी हम फार्म स्टार्ट करते हैं तो हम एक इसी तरह उसको डिवाइड करें, इसी तरह एनिमल पॉपुलेशन को डिवाइड करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ये वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि हम जो एनिमल के शेड बना रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, और इस तरह से कितने नंबर होने चाहिए ये जो फार्म बिल्डिंग के हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बुल शेड है, तो हम यहाँ पे आइडियली 2 बुल शेड बना सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप बुल पे निर्भर ना रहो, आप अच्छे क्वालिटी का सीमेंट जो इम्पोर्टेड बुल है उसी के थ्रू ही एआई करवाओ, तो आपका एक खर्च भी इसमें से कम हो सकता है। यहाँ पे भी आपको दिखाएगा कि कितनी ऑफिस के लिए जगह रखनी चाहिए, वेटनरी डिस्पेंसरी के लिए जगह रखनी चाहिए। लेकिन मित्रों जो ये मैंने यहाँ पे दिखाया है वो एक ऑर्गेनाइज डेयरी फार्म का है। अगर हमें ऑर्गेनाइज बड़ा पैमाने पे डेयरी फार्म शुरू करना है तो हम इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको छोटे पैमाने पे छोटे से स्टार्ट करना है तो आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, और आप एनिमल पॉपुलेशन क्या लानी चाहिए, कैसे कैसे बिल्डिंग होनी चाहिए उस पर फोकस कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक लेआउट दिखेगा जिसमें सारी बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन कौन सी बिल्डिंग होनी चाहिए। आइडियली जो इकोनॉमिकल पर्पस के लिए फार्म बनाते हैं उसके लिए ये है। तो आप ये भी देख सकते हो कि हमें कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे रखनी चाहिए। और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे एनिमल में किस किस तरह से हाउसिंग कर सकते हैं। तो पहला तो है लूज हाउसिंग। लूज हाउसिंग में हम कोई भी तरह के शेड नहीं बनाते, उसमें हम एनिमल को खुला छोड़ देते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो बार्न हाउसिंग बोलते हैं। बार्न हाउसिंग में हम प्रॉपर तरीके से शेड बनाते हैं। लेकिन ये बार्न हाउसिंग में भी अलग अलग टाइप के शेड होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो यूज होता है वो होता है कि टेल टू टेल सिस्टम या फेस टू फेस सिस्टम। तो जैसे आप जानते हो कि हमारे पास 20 एनिमल है, तो हम उसके लिए 10 एनिमल की जो जगह है उतना फार्म बनाएंगे और 2 एनिमल को सामने सामने रखेंगे। तो अगर इस एनिमल को अपने हेड एक दूसरे के सामने रहेंगे तो उसको हम फेस टू फेस सिस्टम बोलते हैं। और उसके टेल एक साथ सामने रहेंगे तो उसको हम टेल टू टेल सिस्टम बोलते हैं।
तो इसमें भी हम डिटेल में जानेंगे कि टेल टू टेल सिस्टम में क्या होता है, फेस टू फेस सिस्टम में क्या होता है, और उसके बेनिफिट क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है और पाथवे और रोड, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारे एनिमल्स के लिए हमें फोडर ले जाना होता है, कंसंट्रेट मिक्सचर ले जाना होता है, तो उसके लिए सबसे प्री रिक्विजिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके रोड। तो हमें अच्छे तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन करना होगा, रोड का लेआउट बनाना होगा, क्योंकि जितना अच्छा हमारा रोड होगा उतनी ही अच्छी तरीके से, उतनी ही बेहतर तरीके से हम जो एनिमल का मिल्क है एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल का फोडर है वो एक जगह से दूसरी जगह जगह ले पाएंगे। तो उसमें तीसरा इंपॉर्टेंट है फोडर फील्ड। जैसे हम मैंने आपको बताया 60% कॉस्ट जो होता है वो फोडर का होता है। तो इसमें हमें उसका नंबर ऑफ साइज प्लॉट होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ प्लॉट होने चाहिए, वो भी हमने आगे देखा है। तो इसी तरह से हमें प्लॉट में डिवाइड करना है और इसमें इरिगेशन सिस्टम से हमें फोडर का कल्टीवेशन करना है, जिससे हमारा जो फार्म है वो सेल्फ सस्टेन हो पाए। तो लूज हाउसिंग जैसे हमने देखा उसमें क्या क्या होता है, तो लूज हाउसिंग में चार सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। जो फर्स्ट है फीडिंग एरिया होता है, वो फीडिंग एरिया है। दूसरा जो है बेडिंग एरिया, कि जहाँ पे एनिमल आके रेस्ट कर सके। और तीसरा है पाउड एरिया, उसमें जहाँ पे एनिमल जाके सनलाइट ले सके और थोड़ा फ्रेश फ्री एयर भी ले सके। और फोर्थ है और मिल्किंग प्लांट, मिल्किंग मशीन भी बोल सकते हैं, और हम पोर्टेड मिल्किंग मशीन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम मिल्किंग पार्लर नहीं बनाना चाहते हैं तो फीडिंग एरिया में जहाँ पे एनिमल को फीड मिलेगा, ड्राई फीड मिलेगा, और इसमें स्पेस और मेंजर की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको दी गई है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ्लोर का जो स्लोप है 3 सेंटीमीटर पर मीटर होना चाहिए, जिसके अगर ऐसा नहीं होगा तो एनिमल में जो हूफ के प्रॉब्लम है, एनिमल में जो एनिमल में जो प्रोलेप्स के प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकते हैं। बेडिंग एरिया, इस बेडिंग एरिया में हम 5.5 से 6 किलो बेडिंग मटेरियल पर काव अरेंज करो करना होगा। और इसकी जो बेडिंग का एरिया है वो 5.6 स्क्वायर मीटर पर काव होना चाहिए, जिसकी वजह से एनिमल अच्छी तरह से रेस्ट कर पाए और उसमें बेडिंग शोर जैसे कोई भी दिक्कत ना हो। पेव्ड एरिया जैसा हमने देखा वहाँ पे एनिमल फ्रेश एयर और सन शाइन ले सकता है। मिल्किंग पार्लर में हम पोर्ट्रेट मिल्किंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं और मिल्किंग पार्लर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये है लूज हाउसिंग का सिस्टम है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हो किसी बड़ी कैसे बढ़िया तरीके से लूज हाउसिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। और बार्न सिस्टम में जैसे हमने देखा, और बार्न सिस्टम में भी तरह तरह के डिफरेंस टाइप रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बार्न सिस्टम में वो है टेल टू टेल सिस्टम और हेड टू हेड सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे टेल टू टेल सिस्टम। तो टेल टू टेल सिस्टम में आप डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे एक एनिमल दूसरे एनिमल को ओपोज रहेगा, दूसरे एनिमल के ओपोजिट रहेगा, और दोनों एनिमल की टेल बीच में सेंट्रल एले में हमें मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें दो फीडिंग एले बनाने होते हैं ताकि हम एनिमल को दोनों साइड से फीड कर पाए। तो आइडियली इसमें थोड़ा लैंड का यूज भी ज़्यादा हो सकता है और कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा करना पड़ सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा होएगा, क्योंकि यहाँ पे दो फीडिंग एले हैं। तो ये टेल टू टेल सिस्टम है। इसमें बेनिफिट ये है कि टेल टू टेल सिस्टम में एनिमल के जो डिजीज ट्रांसमिशन होता है, जो ओरल से होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है, वो कम होता है। तो यहाँ पे कितना उसका डायमेंशन होना चाहिए वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो टेल टू टेल सिस्टम में उसको हम फ्रंट से देखेंगे तो इसी तरह से दिखाएगा, और दोनों साइड जो हमें छोटे छोटे डोर दिख रहे हैं वो डोर हैं फीडिंग एरिया के लिए, जहाँ पे फीडिंग एनिमल को मिलेगा। और बीच में जो हमें दिखता है वो जो उसका सीवेज लाइन है, जो गटर लाइन है उसका है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा बीच में है वो गटर लाइन का भी है, सीवेज लाइन का भी है, और जहाँ से हम एनिमल का मॉनिटरिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। तो इसमें बिल्डिंग में जैसे हमने आगे देखा आइसोलेशन रूम होना चाहिए, एनिमल बार्न होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है।
तो उसका प्रॉपर जब हम बनाते हैं तो उसका सेक्शन व्यू भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हेड टू हेड सिस्टम। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल फार्म में जो सिस्टम यूज़ होती है वो हेड टू हेड सिस्टम है। इसमें एक ही सेंटर फीडिंग एले मिलेगा जहाँ पे जाके दोनों साइड एनिमल को फीड प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसमें दो गटर हमें प्रोवाइड करनी होगी जहाँ से एनिमल का जो मेन्यूर है उसका आउटलेट हो सके। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इस सिस्टम में लेबर कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंट्रल एले में से हम दोनों साइड एनिमल को फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक हैं, सबसे ज़्यादा जो नुकसान करने वाली चीज़ है वो है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिजीज होते हैं उसका ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एनिमल एक दूसरे के सामने मूव करके खड़े होंगे, तो एक एनिमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होगा। तो हेड टू हेड सिस्टम एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी इंडिया में पाई जाती है वो हेड टू हेड सिस्टम है। लागत आती है जो एनिमल हस्बेंड्री में हाउसिंग की, उसमें से 25 to 19% जो कॉस्ट होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, वो हाउसिंग कॉस्ट ही रहता है। इसमें एनिम हम जो जो ये कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो है साइट, कैसे हाउसिंग बना रहे हैं हम, कैसे बांध बना रहे हैं, कितनी बिल्डिंग बना रहे हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, और हम बिल्डिंग को कहाँ कहाँ रखते हैं, और जो रोड है वैसे वो हम कैसे कैसे तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी तरह से उसकी लागत का ख्याल आएगा। तो साइट में है तो साइट जो सिटी से ज़्यादा करीब होगी वो महंगी मिलेगी, सिटी से दूर होगी वो हमें अच्छी मिलेगी, और अच्छी प्राइस पे मिलेगी और कम प्राइस पे मिलेगी। और हाउसिंग में भी हम ओपन हाउसिंग रखते हैं तो वो कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट में हमें चीप कॉस्ट में मिलेगा। और बान में जो है, इस बान में हम ये भी देख सकते हैं कि डिफरेंस डिफरेंस कैटेगरी के हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंस बान बनाने होंगे, और लूज बॉक्सिंग भी बना सकते हैं। और हमें ज़्यादा उसमें खर्च करना है तो हम उसमें अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन करके हम कंक्रीट का भी बान बना सकते हैं। कितनी बिल्डिंग होनी चाहिए उसी पे भी फार्म का कॉस्ट बकायदा डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बान है वो सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हम बना सकते हैं। तो जैसे हमने देखा डबल रो सिस्टम में फेस टू फेस सिस्टम होता है, टेल टू टेल सिस्टम होता है, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, जैसे वॉल आएगी, उसके बाद क्लीविंग पैसेज आएगा, उसके बाद चैनल आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, और इसमें अच्छी तरीके से ऐसा दिखाया गया है कि कितनी लेंथ का शेड होना चाहिए, इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, और फ्लोर कितना होना चाहिए, और एयर स्पेस पर एनिमल कितना होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एनिमल एयर का सर्कुलेशन एनिमल पे रहेगा उतने ही हमारे एनिमल ज़्यादा हेल्थी रहेंगे। तो थैंक यू। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये वीडियो देखी। और अगर आपको किसी भी टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।